वो रेलवे लाइन जो है जहीराबाद से होते हुए, बीदर से होते हुए पटरी लाइन को जाती थी। अब वो मिसाल के तौर पर हुमनाबाद या उस तरफ के वहाँ रेलवे नहीं थी, तो इधर जाने वाले लोग बस डिपो से, हुमनाबाद में बहुत बड़ा बस डिपो कायम था, बस डिपो था, तो लोग ट्रैवल करके जहीराबाद में आके रेल कैच करते थे। कहाँ जाने के लिए? हैदराबाद जाने के लिए या बीदर जाने के लिए, उसके मुताल्लिक़ा औक़ात पर। तो बसेस का ऐसा भी निज़ाम था, ट्रेन से अटैच करके ऐसा निज़ाम बसेस का था कि आम पब्लिक को सहूलियत के एतबार से निज़ाम-उल-औक़ात बना के चलते रहते थे बसेस। एक मिसाल बताया मैं, ऐसा सब तरफ चलते थे। और एक बोगी यहाँ से जो बॉम्बे जाने वाली रूट की जो रेलवे लाइन है, उसको एक बोगी अटैच कर देते थे। जो बॉम्बे रोड पे जो ट्रेन चलती है लाइन पे, उसको एक बोगी अटैच कर देते थे, जो विकाराबाद पे हाँ रख देते थे। तो यहाँ के आम पब्लिक की सहूलियत के लिए आने जाने के जो तरीक़े थे हैदराबादियों के लिए, वो विकाराबाद पे रुक गए। फिर उसके बाद में उधर से आने की वाली गाड़ी ये डब्बे खुला लेती थी यहाँ पे। तो विकाराबाद हैदराबाद रेलवे का निज़ाम कायम था। और गुलबर्गा तो कम डिस्टेंस है, तो हैदराबाद कितना का कम, लॉन्ग डिस्टेंस तो चलते ही थे ना मेरे भाई। लॉन्ग डिस्टेंस तो रेलवे क्या वो विकाराबाद पे रुकती थी क्या, वो बॉम्बे जाती थी। तो हैदराबाद सिटी के फैसिलिटी के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हैदराबाद के पब्लिक के लिए, आवाम के लिए ये फैसिलिटी पहुँचाई गई थी हम लोग नकल के लिए। जैसा साइकिल है, साइकिल रिक्शा है हैदराबाद में, उस ज़माने में टांगे, टांगे, उसके बाद में झटका एक होता था, टांगा, झटका, बग्गी भी रहती, बग्गी। और हम चुनाचे स्कूल जाते थे तो बग्गी में जाते थे बैठकर। टांगा, टांगे से कम लेवल की चीज झटका, बग्गी। उसके बाद क्या लिखे आप? शकराम। शकराम बहुत ऊंची शक्ल है, शकराम बहुत ऊंची शक्ल है शकराम की। हाई लेवल फैमिली शकराम इस्तेमाल करते थे। सिटी कॉलेज के पीछे उसका अड्डा भी था शायद। शकराम रहते थे। शकराम तकरीबन हर उम्रा के घर के पास शकराम रहता था। जैसा मोटर ठहरती है आज, उस ज़माने की मोटर शकराम रहती थी। स्टेटस लेवल तो शकराम पीछे दरवाजा भी होता, ऊंचे, और वो एक शाही तर्ज की चीज थी, मेटालिक उसकी सीढ़ी, वो सब थी शकराम। अच्छा, उसके बाद में जनाब पालकी भी होती थी। पालकी में बैठे हुए आदमी उठा लेके जाते नहीं, मैं देखा पालकी। वो भी जराए थे हैदराबाद में, उसको म्याना भी बोलते थे। म्याना भी बोलते थे, पालकी म्याना। और उसके बाद दुल्हनों को तो मस्त था, दुल्हन को पालकी म्याना, घोड़े पे, और ये पालकी में सुनिए, और उसको डोली भी बोलते थे। जिसमें दुल्हन को बिठाया जाता उसको उम्मन डोली कहा जाता था। अच्छा, पालकी वगैरह हो गया। अच्छा, पालकी की जो शक्ल थी जाम, तो आदमी का खींचने वाला हाथ का रिक्शा था। हाथ का रिक्शा खींचते थे ना, अभी तक चलते हैं कलकत्ते में। अब तक थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता था, कलकत्ते में अभी मुराविज है। तो ये तमाम हम लोग नकल के जराए थे। अब बार बरदारी और आपके आमद रफ्त के लिए जो है बंडियां इस्तेमाल होते थे, ज्यादातर बंडी। सवारी के लिए घोड़े, सवारी के लिए घोड़े, घोड़ा बंडी भी हुआ करती थी एक। मैं ये भी देखता था जी कि उस जमाने में सीधी के लिए
एक अजीब वो खुला पखाल बोलते थे, उसको बोलते हैं खुला पखाल। जिसका घोड़ा बहुत तेज भागता था। हाँ। कुछ लोग बोलते थे हाँ। कि उसको भी कुछ पिला देते हैं। नहीं, पखाल वगैरह रख के आज भी जो टांगे वगैरह की शक्ल है उसमें उसको जिसमें शेंती रखी जाती है उसका नाम, टेक्निकल नाम पखाल है, जी। चमड़े की बनती है। जी। हाँ, वो तेज भागना भाई दुर्की चला दुर्पत चला वाला मसला है वो। जी। हाँ, सरपट चला तो वो सरपट चलता था उसके अंदर, हल्लू चले तो दुर्की चलना बोलते थे, वो तरीके थे हर एक के। ये सरपट ऐसा हमारे इफ्तिखार हुसैन साहब, जी ये डिसिप्लिन की बात पे मुझे एक बात याद आई कि आप कभी एक मतलब जिक्र किए थे कि आपकी शादी के दूसरे दिन भी वालिद साहब आपसे हाँ, वो एक बड़ा दिलचस्प एक एपिसोड है जो अगर आज मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ तो वो बच्चे यकीन करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि माहौल ही कुछ बदल गया। उस ज़माने का माहौल ये ऐसी था कि वालिदैन की जो है बातचीत को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, या फरमा बरदारी का ये आलम था कि कोई चीज़ को हम जो है नहीं बोल के नहीं बोलते थे। और वालिदैन भी उसी किस्म की बात भी करते थे, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करते थे और ख़ुद अमल करके फिर हमसे करवाते थे। वो बड़ी ख़ास बात थी, क्योंकि ख़ौल और अमल में कभी तज़ाद नहीं हुआ करता था उस ज़माने। तो उसका एक एपिसोड यही है कि जैसा मैं बता रहा था कि मुझे मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं स्कूल में जाऊं या कॉलेज में, बाद में कॉलेज में भी जाने के बाद भी ये एक रूल बन गया था मेरे लिए कि जो है पहले, क्योंकि हम कुछ 1962 में हम जो है 1956 में 1956 में फिर हम वो सिद्दीअंबर बाज़ार से जहाँ जॉइंट फैमिली थी वहाँ से हमारे वालिद अलहदा होकर जो है इधर लकड़ी का पुल शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर जो दुकान थी पेट्रोल पंप था उसके ऊपर मकान बना के वहीं पर हम लोग शिफ्ट हो गए थे 1956 में। और मेरी शादी जो है 1963 में हुई। तो ये जो कॉलेज का ज़माना था, उससे पहले स्कूल का ज़माना था, तो उसमें ये पाबंदी हम पर आई थी कि जो है हम जो दुकान जो है सुबह, क्योंकि अब ऊपर भी सिद्दीअंबर बाज़ार से भी जब आते थे तो जब भी वो वहाँ से वही टाइम पर आते थे और जब यहाँ रहते तो वही टाइम पर दुकान खोलते थे। तो ये हमसे कहा जाता था कि आप जो है सुबह स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से पहले आप पहले दुकान पर आना, साफ़ सफाई करना, फिर आप नाश्ता करने जाना और फिर स्कूल या कॉलेज जाना। अब ये तो चलते ही रहता था। एक वक्त जब हमारी शादी ठहरी तो वालिद साहब मुझे एक दिन पहले बुलाकर बोले, मियाँ तुमको मालूम है ना कि कल तुम्हारी शादी है। मतलब जी हाँ मुझे पता है। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा वो भी हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगला जुमला उनका क्या रहेगा। तो तुमको ये भी मालूम है ना कि तुम्हारी ड्यूटी सुबह जो है आकर जो दुकान खोलने की, और कितने बजे, 6 बजे खुल जाया करती थी। 6 बजे तुमको आकर दुकान खोलना है। तो अब मैं तो खामिल बैठा, हाँ जी हाँ मुझे मालूम है। तो फिर याद रखिए बोले कि कल आपको आकर फिर दुकान खोलना है, ये नहीं कि आपकी शादी हो गई तो आपको नहीं आना। तो सिवाय मैं बता रहा हूँ ना कि जैसा उस ज़माने में यानी हमारे पास नहीं का लफ्ज़, वालिदैन के लिए नहीं का लफ्ज़ नहीं था, फरमा बरदारी की हालत थी और वो डिसिप्लिन ऐसा था। ये बताइए कि पेट्रोल की कम से कम क्या कीमत आप दोनों ने देखी है? 5 आने गैलन था मेरे ख्याल से, मेरे साथ जो मुझे बताया गया कि 5 आने गैलन हुआ करता था उस ज़माने। 5 आने गैलन यानी 5 आने लीटर। गैलन 4.5 5 लीटर समझ लो ना, 5 हाँ, लीटर exactly। समझिए। देखिए जो बोल रहे हैं 1 लीटर उस जमाने में, आप बात पूरी करे बाद में बताऊं या ये क्या है। पेट्रोल आपको देखिए 5 गैलन होता था। पेट्रोल की कीमतों का ऐसा है जैसा आप पहले बोले, बाद दफ़ा माल आना बंद हो जाता था। ये गवर्नमेंट की पाबंदी वगैरह वगैरह की वजह से माल आना बंद हो जाता था। जब माल आना बंद हो गया तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती थी, बहुत बढ़ जाती थी। तो वो आम आदमी के खरीद की बस की चीज़ नहीं रहती थी पेट्रोल। तो उसके लिए राशनिंग, कूपन वगैरह ये वो सरकारी तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ तंजीमें भी थी, ये थे। और ट्रांसपोर्ट लाइन के एक नामवर
शख्स थे, आप भी पहचानते होंगे, खुर्शीद हुसैन साहब एक थे, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह के उनके लीडर थे। तो वो जो है पेट्रोल की, राशनिंग की या टायरों की, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी ऑपरेटर्स को, ट्रांसपोर्ट को, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते थे डीलर से, कंपनियों से, गवर्नमेंट से। तो उसके बावजूद भी खिल्लत एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंट्रोल पाना मुश्किल होता। तो बहरहाल ये था कि पेट्रोल मिसाल के तौर पे 2 गैलन के डब्बे आते थे, 2 लीटर का एक डब्बा, 1 रुपया लीटर बोले तो 2 रुपए का डब्बा रहता था, समझे? वो कितने का? 2 रुपए का डब्बा रहता था। वो डब्बा जो है कम से कम 100 रुपए में बिकता था खिल्लत के दौरान। हाँ, यहाँ एक बात मैं 100 रुपए से बिका तो जमाने में तो देखिए डिसिप्लिन के इसकी बात, ये चीज़ों के रास्ते निकालते। आप मेरे को, आप दिए मेरे को परमिट बिका, मैं ले जाके बेच देता हूँ, तो ज़रूरतमंद लोग खरीद लेते हैं। तो उसको क्या, तो उसकी रुकावट के लिए भी बहुत से थे, मगर ये नहीं होता था कि सबका सब ऐसा बिक जाता था, इतना भी बिकता था। यहाँ तो हाँ, मैं खता कलाम करूँगा कि जो बात आप कह रहे हैं इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि राशनिंग के ज़माने में जब कूपन्स इशू हुआ करते थे और काफ़ी अर्से तक था, तो लोग जो है जिनके पास जो है ज़्यादा कूपन्स आ जाते थे, उनको ज़रूरत कम होती थी, तो वो लाकर हमारे दादा के पास लाकर, या हमारे वालिद, बाद में हमारे वालिद साहब के पास लाकर जो है वो कूपन्स रखाते थे। और उनको पूरा इत्मीनान था, उस ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ कि इतना इत्मीनान था कि ये जो कूपन्स दिए गए हैं ये हमको जब हम मांगेंगे हमको मिल जाएगा। उस वक्त कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, यानी ये नहीं कि इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा रहा करता था। तो वालिद साहब मुझे बताते थे कि देखो ये एक तिजोरी रहा करती थी, उसके अंदर रखते थे वो, बिल्कुल। और वो मुझे बताते थे कि ये सब अमानतें हैं, लोगों की अमानतें, उस पर क्या नहीं, उसकी वैलिडिटी होती नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वो टाइम लिमिट के अंदर एक टाइम लिमिट थी। तो जो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वैसा हमारे पास भी नहीं था। अब बड़े मियाँ के पास अटैची थी, उसमें हमेशा भरे हुए रहते थे, तो वो अड्डे वाले सब ला के रख देते थे, लो बड़े मियाँ रखो, जब होना हमको देना। तो लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती, लिखा पढ़ी नहीं, तो मगर हमारे वालिद साहब जी क्या करते थे, उसको जो भी कूपन रहता था उसको एक लिफाफे में, या कागज, लिफाफा भी नहीं मिलता था तो एक कागज को मोड़कर उसके ऊपर नाम लिखकर उसको रख दिया गया। उसके साथ एक दिलचस्प वाक़ा ये हुआ कि एक बार जो है चोरी हुई, हमारे पास दुकान में रखा हुआ था वो, और वो आज भी वो मेरे पास है तिजोरी जो रखी थी, इतनी हैवी तिजोरी है कि उसको आप जो है दीवार में सब है, नहीं नीचे रहती, बहुत ऊंची रहती, उठती नहीं, तो वो जो उठाने को बड़ी मुश्किल हुई थी। तो वो जो है चोर जो है रात में उसको जो उठा के कैसा भी जो है कट्टे पे जाकर बैठ गए, और वहाँ पर जो है वो समझे कि अभी हैवी तिजोरी है तो इसमें काफ़ी कुछ रकम वगैरह होंगी, मगर रकम वगैरह कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमारे वालिद साहब का उस वक्त जो है ज़रा हालत ज़रा इतनी अच्छी नहीं थी माशी तौर पर, तो इतना वो नहीं था। उनको बस वो लोगों की अमानतें रखते थे, उनको वापस करते थे, और क्रेडिट वगैरह बहुत दिया करते थे। और ज़्यादातर गवर्नमेंट सप्लाईज थी, और ये जागीरदारों को और बड़े बड़े जो नवाब हों उनके पास सप्लाई होती थी। तो बहरहाल वो जो चोर जो है, जब वो जाके वो हिसाब खोलने की कोशिश किया तो खुलती नहीं। उसको खोलने के बाद भाई वो क्या हुआ इसमें क्या, तो पुलिस जो आ गई, आगे भाग के आगे पकड़े, तो वो लोग छोड़कर वहाँ से भाग गए, मगर वो यही समझ के चोरी किए थे, इसमें काफ़ी पैसा था। तो जब वो वापस जो है वालिद साहब को मिली, तो और जिन जो लोगों ने जो है वहाँ पर रखाई, तो वो लोग भी कुछ देर के वास्ते तो परेशान हो गए कि अरे ये पूरे हम जो कूपन्स वगैरह जो है सब उनके पास दे दिए हैं, क्या हशर होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वालिद साहब मुझे बताते थे कि देखो अल्लाह का कितना लाख शुक्र है कि मैं उनकी अमानत मेरे पास महफूज थी। अगर चोर को तिजोरी तोड़ देता और पैसे नहीं देकर उसके यहाँ से कूपन, उसके लिए तो कोई हकीकत नहीं थी, उसको मालूम ही नहीं, वो तो पानी में डाल देता था। पानी में अगर डाल देता तो मेरे को जो कितना लोगों को जो वापस करना पड़ता था, जबकि वो लोग को मैं रसीद तक नहीं दिया था। तो एक छोटा सा वाक़ा बस ये है कि ऑनेस्टी का कितना जो है, तो और वालिद साहब पे इतना लोगों को हमारे ख़ानदान पे माशाल्लाह लोगों को इतना भरोसा रहता था कि भाई एक तो ये कि पेट्रोल आज भी पेट्रोल
पंप में अगर आप किसी से पूछेंगे, बोलेंगे भाई फिदाली के पास आप जाओ, वहाँ पर पेट्रोल आपको जो है बिल्कुल प्योर और बिल्कुल जो करेक्ट जो मिलना चाहिए वैसा मिले। तो उस ज़माने के इक़दार थे वो। ये नहीं कि आज हम जो है अगर ऑनेस्टी का काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम करें, नहीं, वो तो हमको करना चाहिए, उसूलन करना चाहिए, वो तो अल्लाह का हुक्म है, हम करते हैं। लेकिन लोगों में जो है ये अल्लाह के फजलो करम से इसकी जो है बहुत बड़ी मांग, चुनांचे इसी वजह से वो हमारी फैमिली में, आज की फैमिली में, हमारे बच्चों में भी आई है। क्योंकि अब ये डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ बिज़नेस का, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली जो है पेट्रोल की लाइन में थी, उसके बाद होते होते डाइवर्सिफाई, जैसे जैसे ज़माना चेंज होते गया, कारोबार में भी डाइवर्सिफिकेशन होते गया। अब वो हम उससे मुल्हक़ा जो लाइन है उसमें कार रेंटल्स में आ गए, और अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की दुआओं से की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है नंबर 1 कार रेंटल्स है हमारा, नूरी ट्रैवल्स और डॉट कैप्स के नाम से, और मुख्तलिफ और 2-3 कंपनीज़ हैं। मगर वो बोलने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने हमको जो हमारे जो वालिदैन की तरफ से जो हमको विरसे में जो भी अक़दार हमको मिले थे ऑनेस्टी में, और बिज़नेस किस तरीके से किया जाए, कैसा डिसिप्लिन रखा जाए, वो हम सब अपने बच्चों में मुंतकिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वो बच्चे उसी तरीके से वो सब चीज़ों को, वो इक़दार को, वो सब चीज़ों को लेकर आज अपने बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और आज पब्लिक में भी, लोगों में भी इतना अच्छा जो है इसका रिस्पांस है, इतना ट्रस्ट है कि वो लोग हमारे पास की जो सर्विस है, जो गाड़ियाँ हैं, उनको मालूम है कि यहाँ का कारोबार, ये लोग ऑनेस्टी का काम करते हैं। और बराबर जो है कोई भी चीज़ इनके पास से अगर गाड़ी के अंदर कुछ छूट भी जाती है तो ये फ़ौरन हमको दोबारा मिल जाती है। यहाँ से कोई चीज़ चोरी नहीं हो सकती। ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का एहसान है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं। तो आपके कितने बच्चे हैं आपकी लाइन में? मेरे पास यहाँ पर दो लड़के हैं मेरे साथ हैं, और दामाद हैं जो भी ये काम करते हैं हमारे साथ। नबील हुसैन बड़ा बेटा है, मतीन उससे छोटा है। 2 लड़के, नबील हुसैन, मतीन हुसैन, और मेरे जो दामाद हैं वो रिजवान हैदर। वो हमारे साथ यहाँ ट्रैवल लाइन्स में मुख्तलिफ जो हमारे 4-5 कंपनीज़ है ट्रैवल्स के, उसको जो है कार रेंटल्स को लोग मैनेज करते हैं। जी, आपके लड़के भी आपके बिजनेस में आ गए हैं या उन्होंने अलग इख्तियार किया है? मैं मुतल्लिक़ा ही बिजनेस है टायरों का हमारा। जब बड़े मियाँ साहब के इंतकाल के बाद हमारा मुश्तरका ही कारोबार रहा, और हमारे बड़े मियाँ के बच्चे मेरे भाइयों के हिसाब में थे, भाइयों के हिसाब से हम चलते थे आखिर तक सब पूरा। तो बड़े मियाँ का इंतकाल 74 में हुआ, और 94 तक 20 साल तक कुतुब खाना आसिफिया के बाजू जो पेट्रोल पंप है, मस्जिद एंड सन्स, हैदराबाद सर्विस स्टेशन, इस नामों से टायर चलते थे। और सिद्दी अम्बर बाज़ार पे भी हमारे टायरों की दुकानें लगे हुए थे, टायर हाउस, हैदराबाद बिजनेस सेंटर वगैरह वो भी थे। वो सबको हम ख़त्म कर दिए। 94 में मैं अपना बिजनेस काम अलग शुरू करा, मॉरल टायर ट्रेड्स के नाम से, जो अब मौजूम जही मार्केट पे है, हुसैनी बिल्डिंग में, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के बिल्कुल बाजू है। तो आपके बच्चे? तो बच्चे जब से मेरे से मुंसलिक हैं काम में 94 से, और अल्लाह के फजल से। और बड़ा बच्चा तो मेरे साथ ही रहता है, और उसके अलावा 2 बच्चे जो है, एक नवीद और एक, बड़े बच्चे का नाम हबीब जी, हबीब, दूसरे का नाम नवीद। क्या नाम? नवीद। नवीद वैसा वारिस है मगर नवीद के नाम से ही है। हबीब का नाम शहाबुद्दीन है, लेकिन नाम तरीके से शहाबुद्दीन वो कौन से ट्रेड में? नवीद वो मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है फैक्ट्रीज के नवीद। और एक जो है मुजीब, वो भी ये हमारे से मुताल्लिक़ा कामों में अटैच हैं। और तीसरा है ज़िक्र अमीन। ये 3 तो हो चुके, 4 होना ना? अच्छा 4 है जी।
मुझे भी इन्हीं कामों में। मुझे भी इन कामों में शरीक है। चौथे? चौथे ज़िक्रिया अमीन, जी ज़िक्रिया अमीनुद्दीन, ज़करिया अमीनुद्दीन, ज़करिया अमीन। ये भी टायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन से ही मुंसलिक है। तो इस तरीके से हमारे कारबार 94 से इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। 20 साल हो गए ना, 20 जी हाँ साल जी। से है। अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब से पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद में जो टैक्सी सर्विस है अब तो बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब तो ऐसा है कि आप बुक कराते ही वह एक लिहाज से हर चीज़ आपको घर में बैठे बैठे इंफॉर्मेशन आ जाती है, SMS आ जाता है। पहले बुला के लाना पड़ता था, कभी बीच में मीटर भी लगे, वो गंदा मालूम होता था, उससे पहले चुका के लोग लाते थे। और उस ज़माने में मैं देखता था कि शेवरोले गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी कुछ हिस्ट्री अगर आप बयान जी अर्ज़ करना ये है कि हमारा बिज़नेस जब पेट्रोल के, हमारा तो मेन बिज़नेस पेट्रोल का था। और इससे पहले, ये बताने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी फैमिली की हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा कि मुल्ला फ़िज़ाली साहब के 5 फर्जंद थे। सब में बड़े जो है बंदेली साहब, उनकी औलादें भी मौजूद हैं, फ़िदा हुसैन साहब और तजम्मुल हुसैन और डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन मौजूद हैं। और दूसरे जो भाई थे उनके तुराब अली साहब, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तीसरे जो भाई थे मेरे वालिद मुल्ला अब्दुल क़ादिर साहब। और चौथे जो है मोहसिन अली साहब, जो पंजाब गुट्टे में रहा करते थे। उनके भी इस वक्त 2 बच्चे जो है बिज़नेस में हैं और 2 बच्चे बाहर हैं। और 5वें जो है डॉक्टर अब्बास हुसैन साहब, उनका भी एक पेट्रोल पंप था नारायणगढ़ में। और अब उनके भी 2 बच्चे वो अपनी कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए। ये लोग जितने भी भाई हैं, इन लोगों के पंप्स ख़त्म हो गए, सिवाय मोहसिन अली साहब के 2 पंप्स हैं और हमारे बाकी के सब कीरम मंदिर के सामने। जी हाँ, मेरा मंजिल। बाकी के सबके पेट्रोल लाइन से वो लोग हट गए। हम लोग जो है जब पेट्रोल लाइन में मौजूद थे, और अभी तक आज भी हम जो है ये फ़िज़ाली नाम, हमारे दादा के नाम को हम चलाने के लिए पेट्रोल का बिज़नेस अभी भी कर रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल आजकल का पेट्रोल का बिज़नेस बिल्कुल जो है कोई फ़ायदेमंद नहीं रहा। पेट्रोल के जो है दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं और उसका मुनाफा जो है सिर्फ कमीशन के ऊपर हुआ करता, पर लीटर कमीशन पर उसका जो है दारोमदार है। तो जब भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं, कमीशन वही रहता है, तो उसका मुनाफा कम होता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमारे दादा का, क्योंकि हमारी शुरुआत, हमारे रूट्स जो है पेट्रोल के बिज़नेस से हम शुरू किए हैं, तो हम उसको, मैं तो हमारे बच्चों को बोला कि हम कम से कम मेरी ज़िंदगी के तक तो पेट्रोल का बिज़नेस को जो है रखना चाहिए। हालांकि वो कैसा भी चले, लेकिन उसको रखिए, बाद में अलग है। मगर उसको डाइवर्सिफिकेशन करना भी ज़रूरी था। इसलिए फिर हम 1973 में हम जो है ये कार रेंटल्स की बिज़नेस में दाखिल हुए। समय पहले हम लोग एक मेटाडोर से कारोबार शुरू किए, और हम जो है ये इस लाइन में हमारा नंबर दूसरा है। क्योंकि इस वक्त, इससे पहले जो एक ट्रैवल्स चल रहा है, टूरिस्ट ट्रैवल्स, जो हाफिज़ शेख इमाम बाबू खान वाले हैं, हाफिज़ शेख इमाम, जिनका पोल्ट्री भी था क्या? जिनका नहीं, वो अलग है। ये हाफिज़ शेख इमाम साहब थे जो टूरिस्ट ट्रैवल्स के नाम से उसको चला करते थे। लेकिन अब तो खैर वो भी बंद हो गया, काफ़ी अरसे से उनका कारोबार बंद थे उस लाइन में, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए। तो वहाँ भी हम जो दूसरे नंबर पे हमारे जो 1973 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस में भी हम काफ़ी इसको जो है फैलाए हैं। और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 1500 से 2000 गाड़ियाँ हैं मौजूद हमारे, जो अलग अलग कंपनियों के नामों पे चलती है। जैसा नूरी ट्रैवल्स है, डॉट कैब्स है, और वन कार जो एयरपोर्ट के वास्ते ख़ास वहाँ की सर्विस पे है, स्काई कैब्स के नाम से, जिसको GMR ने हमें उसका जो है लाइसेंस भी दिया है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस वहाँ गाड़ी चलाने के वास्ते। और आप जैसे अभी आपने बताया कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, और ये बात सच्ची है कि पहले टैक्सी गाड़ियाँ हुआ करती थी, लोगों को चुकाना पड़ता था। जैसा आज ऑटो का
हशर है। उस ज़माने में पहले टैक्सियों का भी वैसे हुआ करता और बहुत कम थी। जी हाँ, और बहुत कम थी माशा। लेकिन जैसे आप जैसा बता रहे थे कि वो रफ्ता रफ्ता जो है वो ख़त्म हो गया, और उसमें भी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि अब उसके अंदर खुद जो है आपको मीटर, अंदर ही बिल्ट इन मीटर होता है। वहीं आपको जो है पैसे भी जो है देना है तो वही क्रेडिट कार्ड वगैरह का इस सिस्टम है, आपको बिल भी मिल जाता है। और बुकिंग के वास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट्स क्रिएट हो गए हैं, और बल्कि मोबाइल पर भी इसके ऐप्स अब आजकल आ गए हैं, तो आप वो ऐप्स का इस्तेमाल करके मिनटों में आप गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका ऐप मौजूद है तो वो आपको उसके ज़रिए भी आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ऐप्स क्या? ये ऐप